हेलो साथियों, आप बीए के स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं या भारतीय इतिहास को जानने में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो मुगल काल है। जैसे कि आजकल चर्चा में भी है, ये हमारे जो एक्टर हैं अक्षय कुमार जी ने कहा कि मुगल काल की आवश्यकता क्या है पढ़ाने की। हमने भी गौर से देखा कि वास्तव में अगर इनकी बात पर गौर किया जाए तो आज इस बात की तलाश कर ली जाए कि भारतीय इतिहास में मुगल काल को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है या कौन कौन सी परिस्थिति है या क्या क्या चीज़ हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं क्या नया निकल के आता है। साथियों, हम सभी जानते हैं मुगल मध्य एशिया से आए थे और भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था बाबर। बाबर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि चंद लोगों के साथ आया था और बड़े आराम से वो भारत में आया और बड़े आराम से उसने भारत में जो वर्तमान शक्तियां थी, दो बड़ी शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी शक्ति थी अफगान लोधी, जो उसमें शासन कर रहे थे। दूसरी बड़ी शक्ति थी हिंदू, जिसमें हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे राजपूत, खासकर मेवाड़। मेवाड़ उस समय बहुत शक्तिशाली था। तो ये बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि फिर वही वाली बात कि बाहर से बाबर आया और यहाँ की जो वर्तमान शक्तियाँ हैं उनको आराम से हराया और आराम से अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसी संदर्भ में आज हम सबसे पहले बाबर को, मेरे बच्चों पहले मैं बता दूं, बाबर पर केवल एकमात्र क्वेश्चन बनता है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक में बाबर की क्या भूमिका थी। इसके सिवा बाबर का कोई भी योगदान भारतीय इतिहास में नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल बाबर को जानने के लिए दो युद्ध ध्यान कर लीजिए। पानीपत का युद्ध जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों को उसने हरा दिया था, और दूसरा खानवा का युद्ध जो एक साल बाद ही 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इसमें मेवाड़ को उसमें हरा दिया था। तो दो बड़ी शक्ति केवल दो युद्ध में इस व्यक्ति ने हरा दी। इस व्यक्ति ने बड़े आराम से हरा दी। देखिए, प्रश्न चिन्ह वही है जो कि अफगान यहाँ लगभग 150-200 साल से शासन कर रहे थे, आराम से हार गए। खानवा आराम से हार गए। तो भैया बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर आराम से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हालांकि तजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, इसमें भी कुछ भारत के बारे में कुछ अच्छा लिखा है। अगर कुछ ज़्यादा समझना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। चलिए दिखा दे। बाबर के बाद अगर किसी ने जो शासन करा भारत में, वो था उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बारे में जीवन में भर एक ही बात करती है कि हुमायूं जीवन भर भागता रहा और भागते भागते मर गया। क्यों? 1530 में वो शासक बना, 1530 से 1540 तक तो उसने राज करा। 1539 में वो चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार गया और 1540 में दोबारा कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध फिर दोबारा शेरशाह से हार गया। और इसी के साथ भारत से विदाई होगी मुगल वंश की, हुमायूं की। हुमायूं भैया भागते ले, लेकिन 15 साल भटकने के बाद देखिए, इन 15 सालों में भी भारतीयों ने और अफगानों वही सेम गलती की। 15 साल तक, 15 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, फिर कोई शक्ति भारत में उभर कर नहीं आई। फिर दोबारा मुगलों में हुमायूं फिर दोबारा आया। सरिंद के युद्ध में 1555 में हुमायूं ने अफगानों को फिर हराया और फिर अपना शासन स्थापित किया। हालांकि हुमायूं बेचारा थोड़ा दुर्भाग्यशाली रहा और उसी साल वो बेचारा दीन पनाह से अपनी कब्रगाह से गिर कर खुद ही मर गया और वो पूरा शासन का भोग नहीं कर सका। इसलिए कहते हैं कि हुमायूं मुगल राजाओं में सबसे दुर्भाग्यशाली राजा था। इसलिए जीवन भर बेचारा भागता रहा और भागते भागते मर गया। चलिए सर, अब मुगलों में ट्विस्ट जो लाता है वो राजा कौन है? वो राजा है अकबर। चलिए, अकबर अब 13 साल का बच्चा था जब जो शासक बना था। बैरम खां उसका संरक्षक था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि किस भारत में अगर राज करना है तो कुछ ना कुछ एक ऐसी शक्ति से अपनी दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि उसका राज्य स्थायी हो सके। तो उसकी तलाश क्या हुआ? इसलिए बाबर ने इस तलाश के रूप में भारत में सर्च किया और भारत में उसने देखा राजपूत एक ऐसी ताकत है जो अपनी आन बान शान और बात के लिए हमेशा मरने मिटने वाली जाती है। इसलिए उसने अपनी सारी रणनीति को राजपूत नीति के रूप में बदल दिया। उसने देखिए, भारत पर स्थायी शासन के लिए जो सबसे तकड़ी मुगलों की नीति मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ राजपूत नीति, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने। देखिए, इस हुमायूं कभी नहीं कर सका था, उसने जीवन भर पछताता रहा। बाबर बहुत सैनिक रहा, लेकिन भारत में अगर मुगलों को स्थायी रूप से देकर कोई गया था, वो गया था अकबर, और वो थी उसकी राजपूत नीति।
क्या थी राजपूत नीति? अकबर ने राजपूतों को खुश करने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करे। जोधा को आप सभी जानते हो, हैं, भारमल की पुत्री थी। इसके सिवा बड़े बड़े मनसब राजपूतों को दिए और राजपूतों को अपनी तरफ करने के लिए उसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति करी। हिंदू धार्मिक नीति में भी अपना परिवर्तन का, धार्मिक नीति अपने बदलते हुए हिंदुओं को खुश करने के लिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा, जजिया कर समाप्त करा और कहीं भी जाने में कोई भी चीज़ में हिंदुओं को पूरी प्राथमिकता दी। और एक कदम बढ़ते हुए एक बात देखिए साथियों, बहुत समझ बड़ी ध्यान से एक चीज़ देखिए, उसने इस्लाम की बात बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं करी बल्कि एक अपना नया धर्म चला दिया जिसे दीन इलाही कहते हैं। क्यों चलाया उसने धर्म? क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक पिलर का काम करना चाहता था। वो हिंदुओं को भी अपने साथ रखना चाहता, मुसलमानों को। उन्होंने सोचा अगर बात धर्म की है, इबादत खाने की स्थापना करी थी उन्होंने, धर्म पे बहुत बड़ी चर्चा करी थी, बहुत मजहर की भी घोषणा करी थी, बहुत सारी चीज़ें उसने धर्म में खोज करने के लिए करी थी। लेकिन वो समझ गया कि जब तक भारत में रुकना तो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने अपना धर्म लिया, दीन इलाही। राजपूतों में लिया, मुसलमान लिया, तो दीन इलाही के पीछे भी उसका उद्देश्य अपनी पॉलिटिक्स को साधना था। ठीक है, अब इसलिए भारतीय राजनीति में सबसे महान शासक उसे क्यों कहा जाता है? हिंदुओं के साथ उसने बढ़िया व्यवहार करा क्योंकि उसकी राजनीतिक आवश्यकता थी, सभी चीज़ें उसने करी, इसलिए भारतीय इतिहास में अकबर को एक महानतम शासक कहा जाता है। हालांकि ऐसे बात नहीं उसने युद्ध नहीं करे भाई, आप ये हल्दी घाटी के युद्ध में उसने खुद महाराणा प्रताप को हराया था, यानी कि अभी भी राजपूतों में कुछ वंश मेवाड़ अभी भी विरोध उसका कर रहा था, लेकिन उसको साथ नहीं मिल रहा था किसी का, इसलिए वो बार बार हार रहे थे। आपसी एकता के अभाव में इसीलिए राणा सांगा हारा, इसीलिए तुम्हारा महाराणा प्रताप हारा, और दक्षिण में इसी तरह शिवाजी भी ऐसी गए। और मतलब कहने के बाद मराठाओं ने की जो राजपूत नीति थी, यो भारत में उनके शासन करने की मैं सबसे मजबूत नीति मानता हूँ। अगर किसी को अकबर पढ़ना है, अगर किसी भी रूप में अकबर लिखना है, तो उनकी राजपूत नीति को अगर कोई नहीं जानता है तो अकबर को नहीं जानता है। दूसरी बात, अब हम चलते हैं जहांगीर। जहांगीर को भारतीय इतिहास में चित्रकला के विकास के लिए तो जाना जा सकता है कि उसके समय में बहुत सारे मध्य एशिया से चित्रकार आए थे, बसवन आदि बहुत सारे इतिहासकार थे, और उनके चाहे पक्षी के चित्र हों, राजा के चित्र, बड़े बड़े रूप में चित्र बने हैं, बड़े बड़े अच्छे रंगों के साथ बने हैं। तो भारतीय इतिहास में जहांगीर की भूमिका तो होती है। राजनीतिक रूप से जहांगीर उतने सक्रिय नहीं थे। राजनीतिक रूप से जब भी जहांगीर पर क्वेश्चन पूछा जाता, जब भी नूरजहाँ पर पूछा था कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ की क्या भूमिका थी, यानी नूरजहाँ बहुत ऊंचे स्थान पर थी। राजनीतिक रूप से जब हम जहांगीर को देखते हैं उदासीन पाते हैं। उसकी राजपूत नीति धुलमुल है, धार्मिक नीति धुलमुल है, वह कहीं भी ना राजपूतों के विरोध में दिखाई दे रहा है ना उसके विरोध में दिखा रहा है, यानी तटस्थ चल रहा है। यही कारण है कि जहांगीर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल सकती, ना राजपूत नीति, तटस्थ है, बराबर बना हुआ है। तो और यही काम उसको धार्मिक नीति में रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं। जब हम आगे बढ़ते हैं शाहजहाँ के रूप में जानते हैं, तो देखिए शाहजहाँ को जब भी हम देखते हैं भारत में, अगर वास्तविकता देखते हैं तो ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, जामा मस्जिद किसने बनाई, बड़े बड़े जो हमारे बाग हैं, बाग लगाने की पद्धति, 4 बाग पद्धति मुगल लाए थे, खासकर तुम्हारा बाबर लाया था यहाँ पर। बाबर ने को बाग लगाने का बहुत शौक था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये बड़ी बड़ी चीज़ों के रूप में अगर किसी को याद करा जाए, मजबूरी है, याद करने पड़ेगा। अगर बिल्डिंग आप देखोगे तो वो है तुम्हारा शाहजहाँ। लेकिन शाहजहाँ का वास्तविक विश्लेषण अगर हम करें राजनीतिक रूप से, तो अगर उसकी राजपूत नीति की देखें तो राजपूत नीति में उसकी थोड़ी कट्टरता की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसने राजपूतों से कोई बहुत ज़्यादा ना तो वैवाहिक संबंध रखे, स्थापित किए। हालांकि उसने जजिया नहीं लगाया, न जकात जजिया लगाया, ना उस तरफ बढ़ा, कट्टरता नहीं था, लेकिन कोई संबंध उन्हें राजपूतों से नहीं रखा। हिंदुओं के ऊपर उसने थोड़ी कठोरता दिखाई और मुसलमानों के प्रति उसने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा। ये इस रूप में शाहजहाँ को याद किया जा सकता है। तो कट्टरता की तरफ बढ़ता दिखता चला जाता है। चलिए जी, जब हम मुगल साम्राज्य को और धीरे से आगे को पढ़ कर देखते हैं तो लास्ट में देखते हैं औरंगजेब को किस देगा? औरंगजेब को भारतीय इतिहास में कट्टर शासक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर लगाया था, मंदिरों को उसने तुड़वाया था, और बहुत सारे राजपूतों के साथ उसने बड़ा दुर्व्यवहार करा था। वैवाहिक संबंध तो बहुत दूर दूर की बात है। हालांकि इतिहासकार का एक बार ये कहता है कि सबसे ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय में ही थे, लेकिन यह अपवाद स्वरूप भी हो सकता है, यह विवाद है इसका विषय। लेकिन कुल मिलाकर हमें जब भी दिख रहा है औरंगजेब बिल्कुल धार्मिक कट्टर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यदि इतने सारे शासक, यानी कि 1526 से 1707 का जो इतिहास है,
जहाँ यह 1707 में जहाँ औरंगजेब का पतन हो गया, और 1857 में जो बहादुर शाह जफर गया था, वो तो बाद की बात है, पहले यहीं से रुक जाओ आप। तो औरंगजेब के इस समय में हम मुगल साम्राज्य को पूरी तरह पतन की ओर देख लेते हैं। तो इस पे मुगल साम्राज्य, औरंगजेब पे क्वेश्चन बनता है, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या भूमिका थी भूमिका, बिल्कुल थी भूमिका। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका इसलिए ठहरती है क्योंकि उसने अकबर द्वारा चलाई हुई राजपूत नीति को पलट दिया, धार्मिक नीति को पलट दिया, कट्टरता की तरफ बढ़ लिया, दक्षिण में पूरा हस्तक्षेप करने लगा, और इसी का परिणाम हुआ कि वो उसको कोई भी एक ऐसा वर्ग जो भारत में तैयार करा था अकबर ने, वो नहीं मिला, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर चलता चला गया। तो कुल मिलाकर हम इस रूप में, हम पूरे मुगल काल को इस रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मुगलों में, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, पुत्र पुत्र चल रहे हैं, यानी एक शासन चल रहा है। चाहे ऐसा नहीं है कि भैयाओं में लड़ाई नहीं हो रही है। कमाल आप ये देखिए, जब हुमायूं राजा बना तो 3-3 4-4 भैया लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय भी कोई भी भारतीय लोगों ने ये तैयारी नहीं की कि हुमायूं कमज़ोर शासक है, 15 साल बाहर भी रहा है, तब भारत में शासन स्थापित कर लिया जाए। ना अफगानों ने कोई बढ़िया ट्राई करी, ना राजपूतों ने मिलकर ट्राई करी। नहीं तो राजपूत में मेवाड़ को आगे प्रमोट करके राणा सांगा को बढ़ाकर, और या उससे और भी किसी को बढ़ाकर शासन करा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतजार करते रहे। तीनों 4 भाई में लड़ाई में एक भाई का, एक के साथ अफगान हो गए, एक के साथ राजपूत हो गए, लेकिन नेता वही बने रहे, मुगल ही। इसलिए मुगल शासन कंटिन्यू चलता चला गया, 1526 से 1707 तक कंटिन्यू चला गया, और 1857 से बहादुर शाह जफर तक भी मुगल साम्राज्य के ही मुगल साम्राज्य के राजा को ही राजा मानना जाता रहा है। वो तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, और इसके साथ मुगल साम्राज्य की पूरी तरह भारत में खात्मा हुआ। इस रूप में मुगल साम्राज्य को हम यहाँ पर देखते हैं। मुगल साम्राज्य को देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अकबर को पढ़ लीजिए और औरंगजेब को पढ़ लीजिए। अकबर को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मुगल साम्राज्य को भारत में स्थायी करने के, उसकी राजपूत नीति बहुत इंपॉर्टेंट थी इस बात में। और मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका, क्योंकि उसने राजपूत नीति को पलट दी। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि राजपूत बराबर ताकत में बने हुए तो हैं, लेकिन इनके बीच में संगठन नहीं दिख रहा। अगर राजपूत एक संगठन के रूप में आ जाते और अफगान उनकी सहायता कर देते तो मे भी पॉसिबल है मुगल भारत में पनप ही ना पाते, पनप जाते थे तो जल्दी बाहर जाते। मैंने पहले ही आपको कहा कि बाबर को बहुत ज़्यादा वीर नहीं था, वो बिल्कुल पूरे मध्य से हार के, समरकंद से हार के बिल्कुल जा रहा था। किसी महिला ने उसे स्टोरी सुनाई कि तुम चंगेज खां के और तैमूर लंके के वंशज हो और तुमने पूरी भारत जीता है, इसलिए उसने भारत जीतने आ गया और भारत जीत भी गया। बड़े अजीब सी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों और मेरे साथियों, भारतीय इतिहास को अगर तुम्हें समझना है तो कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। एक रटना नहीं है, हिस्ट्री को रटना बिल्कुल नहीं है। जो हिस्ट्री को रटेगा वो समझ लिए ज़िंदगी में हिस्ट्री सीखना। हिस्ट्री को प्यार से समझिए। मुगल काल क्या है, कहाँ से मुगल आए, कौन कौन मुगल शासक थे, मुगलों का विरोध किसने करा। देखिए मेरे 3 नाम है, मेवाड़, शिवाजी, सिख। देखिए ऐसा नहीं मुगलों का विरोध नहीं हुआ, मुगलों का विरोध हुआ। शिवाजी ने दक्षिण में मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और बहुत तगड़ा विरोध करा, लेकिन औरंगजेब के समय में पुरंदर की संधि करनी पड़ी शिवाजी को और हारना पड़ा, क्योंकि मराठों के अलावा किसी और का साथ नहीं मिला उसे। बड़ी सिखों में देखो, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई, 7वें गुरुदेव को फांसी दे दी गई। सिखों भी बराबर विरोध कर रहे थे, लेकिन शिवाजी और सिखों का कहीं कोरिलेशन हमें दिखाई नहीं देता है। मराठों के साथ मेवाड़ यहाँ पर लड़ रहा, राजपूत तो यहाँ हैं। ये 3 हिंदू वंश थे। बल्कि दक्षिण की बात भी आप कर ले सकते थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अच्छा कर रहा, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना 1333 में करी थी और बहुत अच्छा कर रहा था। वो भी दक्षिण से उठकर ऊपर को आ सकता था, ऊपर को, और इन लोगों के साथ मिल सकता था विजयनगर। तो कुल मिलाकर अगर ये कोई कोरिलेशन हमें बनता हुआ दिखाई देता तो मुगलों को हराया जा सकता था, रोका जा सकता था। परंतु साथियों ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मेवाड़, शिवाजी और सिख और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को भी समझना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है भाई हिस्ट्री में, पहले ही बता रहा हूँ। चुटकियों में सीख जाते हैं हिस्ट्री, चुटकियों में। लेकिन अगर किसी को समझाना आता हो, किसी को कंसेप्ट क्लियर करना आता, कंसेप्ट क्लियर ऐसे होता है। मुगल साम्राज्य लिखिए, परिचय लिखिए, राजाओं के नाम याद करिए, धीरे से एक चीज़ पकड़ लीजिए उनकी, बस क्लियर। तो मेरे साथियों विवाद बहुत है, मुगल साम्राज्य को पढ़ना हमें आवश्यक है नहीं है, इसमें हम नहीं जानते खैर क्या कहना है। पर ये हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए मुगलों को समझना बहुत आवश्यक है। सीख लेने की आवश्यकता है हमें कि कैसे किस प्रकार मुगल भारत में बढ़े और किस तरह उन्हें रोका जा सकता था, पर रोका नहीं गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और देखो मेरे चश्मे से इस चैनल को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। नहीं लगेगी फिर दोबारा आएंगे। बाय, गुड बाय।
खुश रहो।